शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना। पढ़ेंगे ये आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्जियम है क्या। ये माइक्रोस्पोर्जियम क्या होता है कि लघु बीजाणु कोश की संरचना होती है। लघु बीजाणु कोश की संरचना किस तरह से होती है, तो लघु बीजाणु कोश की संरचना बताते हैं कि जो आपको पराग कोश की होती है, पराग कोश नाली होती है, पराग कोश नली, पराग कोश के बारे में बताते हैं। उसी में सेम उस पराग कोश की नाली से आपको जो बनता है वो लघु बीजाणु कोश की संरचना में बनता है। तो लघु बीजाणु कोश की जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है, तो यहाँ पर लघु बीजाणु कोश की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्जियम बोलते हैं इसको। देखते हैं यहाँ से आपको नोट कर देते हैं, इसके बाद आप तुरंत उसको उतार लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं किस तरह से आपका ये लघु बीजाणु होते हैं। इसका हम आपको पिक्चर भी दिखाते हैं। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्जियम लघु बीजाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो लघु बीजाणु संरचना के जो है ये हम देखते हैं किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्जियम है तो माइक्रो जो स्पोर्जियम में आपको पढ़ना होता है ये संरचना के बारे में। जितने हम लोग अभी तक पढ़ते हैं वो सब संरचना, पराग कोश की संरचना या पराग नली, कोई भी चीज सब चीज हम लोग संरचना ही पढ़े। तो इसमें जो संरचना होगा एक में आपको लघु बीजाणु संरचना जो है एक बेलनाकार संरचना है। आप यहाँ पर ध्यान देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। तो किस तरह समझ देंगे, यहाँ पर लघु बीजाणु संरचना एक बेलनाकार संरचना है। जो लघु बीजाणु है इसका जो संरचना होती है वो बेलनाकार होता है। आपको बताना है कि लघु बीजाणु कोश एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक पराग कोश पाली के दोनों सतह पर होती है। आपको बताना है कि लघु बीजाणु कोश जो होती है इसका जो संरचना होती है कैसी होती है, तो बेलनाकार होते हैं। ठीक है, तो ये बेलनाकार होते हैं और इसके बाद बेलनाकार होते हैं, लेकिन बता रहे प्रत्येक पराग कोश पाली के दोनों सतह पर होती है। यहाँ पर बता रहे हैं कहाँ पर, तो ये प्रत्येक पराग कोश पाली के दोनों सतह पर होती है। जितने पराग कोश होते हैं ये प्रत्येक पाली के जो दो सतह होता है उसी पर आपका लघु बीजाणु कोश ये सतह होती है। अब इसमें दो मुख्य भाग है, जो भाग होता है इसमें आपका दो मुख्य भाग है। एक में परागधानी की भित्ति है जो माइक्रोस्पोर्जियम वॉल है, और दूसरा का बीजाणु जनन कोशिकाएं है स्पोर्जियम से। तो इसमें जो आता है परागधानी की भित्ति और दूसरा का हो गया बीजाणु जनन कोशिकाएं। तो इसमें दो तरह से आपको पढ़ना है। तो इसमें जो लघु बीजाणु कोश की जो भित्ति होती है एक हो गया परागधानी की भित्ति और दूसरा का हो गया बीजाणु जनन की भित्ति। समझ आ रहा है आपको। परागधानी की जो भित्ति हम देखते हैं यहाँ पर, तो परागधानी की भित्ति क्या है, चलिए। तो परागधानी की जो भित्ति है इसमें देखते हैं कि परागधानी की भित्ति है यह अर्धअस्तरी भित्ति होती है। ये जो होती है अर्धअस्तरी, तो अर्धअस्तरी भित्ति होती है, इसमें 3 से 5 परतें होती है। जो ये आपको परागधानी की भित्ति होती है ये अर्धअस्तरी होती है, जो हम लोग अंतःअस्तरी के अंतर्गत इसको मानते हैं। तो अर्धअस्तरी भित्ति होती है, इसमें 3 से 5 परतें होती है। जो बाह्य भित्ति, सबसे जो बाह्य भित्ति होती है वो अंतः भित्ति होती है। इसके बाद 1 से लेकर 3 को परत होती है जो मध्य स्तर और सबसे अंदर आंतरिक भित्ति होती है। इसको आपको जानना है कि इसमें जो अर्धअस्तरी भित्ति होती है, जो अंतःअस्तरी भित्ति के नाम से जानते हैं, तो ये अर्धअस्तरी भित्ति में इसमें 3 से 5 परतें होती है। जो इसके अंदर जो भित्ति होती है वो 3 से 5 को परत होती है। और इस सबसे बाह्य जो भित्ति होती है, मतलब बाहर की ओर जो भित्ति होती है वो अंतः भित्ति की इसके 1 से 3 परत होती है और मध्य स्तर के अंदर होती है आपको। फिर इसके बाद आंतरिक भित्ति भी होती है। तो 3 से 5 परतें बाहर की हो गया और जो अंदर की ओर भित्ति होती है वो 1 से 3 होती है। यानी आपको जो बाहर की भित्ति होती है 3 से 5 को, अंदर की ओर जो भित्ति होती है 1 से 3 परत होती है। तो 1 से लेके आपको 3 को, यानी 1 से लेके 3 को यहाँ पर ये बाहर वाले भित्ति हो गई, ये अंदर वाले भित्ति की संख्या होगी। आपको याद रखना है कि बाहर भित्ति जब आएगा लघु बीजाणु कोश की संरचना जब पढ़ेगा तो उसमें आपको आएगा
आएगा जब बाह्य की और फिर आंतरिक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। आंतरिक भित्ति भी होती है इसमें। आता है कि अंतःभित्ति, मध्य स्तर भित्ति और टेपिटम। जैसे आता है कि इसके अंदर जो होते हैं ये कुछ आपको अंतःभित्ति होते हैं, मध्य स्तर भित्ति होते हैं, टेपिटम होते हैं, ऐसे आपको कई सारे गुण होते हैं। तो इसमें आपको जितने टेपिटम होते हैं, मध्य भित्ति होती है, अंतःभित्ति होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो आपको इस तरह से होते हैं, जैसे आपको पढ़ते हैं कि लघु बीजाणु त्राटकोश की जैसे संरचना हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आता क्या है कि जो अंतःकोश आ गया या फिर किसी भी तरह से आता है कि जैसे मध्य स्तर आ गया, टेपिटम होता था, क्या होता है, तो अंतःभित्ति में जो होता है परागधानी होती है। ये देखिए परागधानी की बाह्य भित्ति परत है। जो अंतःभित्ति होती है यह जो परागधानी होती है, ये परागधानी होती है, परागधानी की बाह्य भित्ति परत होती है। देखिए आपको समझना है कि जो अंतःभित्ति होती है, अंतःभित्ति हो गया आपका मध्य स्तर, टेपिटम हो गया, तो अंतःभित्ति कैसे आपको याद करना है, तो यह परागधानी की बाह्य भित्ति परत है। इसकी कोशिकाएं बड़े आकार की होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, तो बड़े आकार की होती है। इसमें देखिए इनकी कोशिकाएं की आंतरिक भित्ति है सेलुलोज की फाइब्रस होती है, और आपका थिकेनिंग जो होता है, आपका जो थिकेनिंग होता है उसको फाइबर थिकनिंग बोलते हैं। तो इसमें किस तरह से होते हैं, ये विकसित हो जाते हैं, जो थिकेनिंग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं और परिपक्व होकर कोशिकाएं मृत हो जाती है। वो परिपक्व हो जाती है, उसके बाद कोशिकाएं जो होती है उसकी मृत हो जाती है। आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीका से आपको फाइब्रस जो थिकनेस होती है वो उसका परिपक्व होते हैं और परिपक्व होने के बाद वो मृत हो जाती है, यानी वो विकसित हो जाती है और उस तरह उसको हम मेटल बोलते हैं। उसके बाद वो मृत हो जाती है। अंतःभित्ति जो होते हैं रिश्तेदार परत की होती है, और उसमें साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो क्षेत्र होते हैं वो स्फुटा रेखा की तरह कार्य करती है। आपको अंतःभित्ति में जो कार्य करती है वो पिछले खांच में, परागधानी में या इत्यादि में कोशिकाएं पाए जाते हैं, तो वो कार्य जो स्टेडियम करते हैं तो स्टूपन रेखा की तरह वो कार्य करते हैं। आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो कार्य अपना कर रहे हैं। तो मध्य स्तर के बाद हम करते हैं, ये आप अंतःभित्ति हो गया। अब मध्य स्तर में जो आते हैं ये परत जो होते हैं 1 से 3 परत होते हैं। अभी आपको बताया 1 से 3 परतें होते हैं। इसे पतली भित्ति वाली कोशिकाएं की बनी होती है। ये प्रत्येक परागधानी की भित्ति में होती है और निचले भाग में पाए जाते हैं। और यहाँ से आएगा कि नीचे जब पाए जाते हैं तो मध्य स्तर कोशिकाएं होते हैं। अब प्राय देखिए इसमें होता है कोशिकाएं प्राय जो होती है नष्ट होकर बीजाणु जन्म ऊतक की पोषण करती है। इसमें जो मध्य स्तर पर कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और बीजाणु जन्म ऊतक की पोषण करती है। वो जब उसका पोषण के बाद आता है तो बीजाणु जन्म की पोषण करती है। टेपिटम क्या करता है, तीन में जो टेपिटम आता है यह परागधानी की आंतरिक और विशिष्ट परत होती है। आपको ध्यान रखना कि टेपिटम होती है जो परागधानी की आंतरिक और विशिष्ट भित्ति होती है। यानी हम लोग जो परागधानी बोलते हैं आंतरिक और विशिष्ट परत भी बोलते हैं, उसको परत होती है जो परत आपको चढ़ा देती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है बड़ी होती है, फिर उसके बाद लंबी बताते हैं, बहुकेंद्रीय भी होते हैं। और उसमें होता क्या है कि अंतःसूत्री विभाजन द्वारा गुणन करता है और लास्ट में टेपिटम जो होते हैं वो अलग प्रकार से बढ़ने लगता है। यानी हम उसको बोल सकते हैं जो टेपिटम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक में अमीबाब बोल सकते हैं। होता क्या है कि टेपिटम को जो बढ़ जाता है एक अमीबाब में भी बढ़ जाता है, इसको एमवाइड कहते हैं। और एक में जो आपको बढ़ता है वो आपको होता है स्रावी या ग्रंथिल बोलते हैं। जो एक में आपको होता है अमीबाब में बढ़ जाते हैं और दूसरा का स्रावी या ग्रंथिल में बढ़ जाते हैं। तो ये जो टेपिटम होते हैं, टेपिटम के 2 प्रकार होते हैं। एक में आपको हो गया टेपिटम में और दूसरा का हो गया आपका अमीबाब। तो आपको क्वेश्चन जब आएगा कि जो बीजाणु जन्म की ऊतक जो पोषण करती है तो उस तरीका से क्या बनाती है, तो वहां पर आपको सिंपल बताना है कि ये टेपिटम से आपको लंबी कोशिकाएं से बनी होती है, बहुकेंद्रीय भी होती हैं और इसमें जो होते हैं बहुगुणित वो क्या होते हैं अलग प्रकार से अपना गुणन करते हैं। और ये जब अलग होते हैं तो टेपिटम 2 प्रकार से होते हैं, एक अमीबाब में होते हैं और एक आपका स्रावी ग्रंथि में हो जाते हैं। तो अमीबाब होता क्या है, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं अमीबाब के बारे में कि अमीबाब जो होता है टेपिटम की कोशिकाएं की बड़ी होकर, जो कोशिकाएं होती है बड़ी होकर एक दूसरे से जुड़कर जो आपको पेरिप्लाज्मिड होते हैं उसका निर्माण करती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो बड़ी होकर क्या करती है एक दूसरे से जुड़कर और पेरिप्लाज्मोडियम जो होते हैं उसका निर्माण करती है, उसका निर्माण करती है। और ये कोशिकाएं जो होती है अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मातृ कोशिकाएं के बीच जाकर ये क्या करती हैं तो पदार्थ ही प्रदान करती है। यानी ये भी पदार्थ जो होते हैं पोषण प्रदान करती है। तो ये कोशिकाएं क्या होकर अमीबा की तरह चलकर क्या हो जाती है बीजाणु मातृ कोशिकाएं के बीच जाकर उन्हें क्या करती है पोषण प्रदान कर लेती है। जैसे आपको बोलते हैं अलिस्मा बोलते हैं, टाइपना बोलते हैं, ट्रेजनेस्मिया बोलते हैं, जैसे तीली बोलते हैं, लिलिया का लिलिया बोलते हैं। वैसे आपको ऐसे टाइपकनिया इसमें बहुत सारा इसके बोल सकते हैं। तो ये अमीबाब में होता है। अमीबाब के लिए आपको क्वेश्चन ही नहीं किया जाता, लेकिन आपसे अंतिम में जहाँ तक निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर आता है तो उसमें देना रहता है डिफिनेशन में। तो एक लाइन में आपको लिख देना है कि टेपिटम कोशिकाएं की जो कोशिका होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। आपको आंसर वहां से हो जाएगा।
तो श्रावी ग्रंथिल आता है, जो श्रावी या ग्रंथिल हम लोग बोलते हैं। तो इसमें टेपिटम कोशिकाएं की अपने यथास्थान से द्वितीय अवस्था में बनी होती है। जो देखिए टेपिटम जो आप अभी पढ़े हैं, तो श्रावी ग्रंथिल जो होते हैं, श्रावी बोलते हैं या फिर ग्रंथिल बोलते हैं, तो उसमें जो होता है टेपिटम के निर्माण से और कोशिकाएं अपने यथास्थान द्वितीय अवस्था में बनी रहती है। ये पोषण को स्रावित करके बीजाणु जन्य कोशिकाओं तक पहुंचाती है और साथ में ये टेपिटम को नष्ट कर देते हैं। यानी बाद में जो इसका टेपिटम होता है, दोनों प्रकार से टेपिटम आता है, अंतोगोद्वाम बोलते हैं उसको, ये बाद में क्या होती है, तो ये आपका नष्ट हो जाती है। साथ ही जो टेपिटम का अलग अलग प्रकार से होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे अंतःस्रावी के अंतर्गत आते हैं, प्रोटान्स के अंदर आता है। टेपिटम में जो आपको स्राव आता है, स्पोर्लिनियन आता है, प्राकन आता है, पोलिनेटेड आता है, ये सब आपको आवरण आते हैं, सबके अलग अलग आपका ये कार्य होता है। तो इसमें आपको इस तरह से लघु बीजाणु कोश की संरचना, पराग की जो भित्ति होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं आपको 2 नंबर में, यहाँ पर जो आप देखते हैं ये बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। तो बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है ये कोशिका या परागधानी के अंतभाग को भरती है। इसमें सभी कोशिकाएं समान होती है। बीजाणु जनन की कोशिकाएं विभाजित होकर द्विगुणित मातृ कोशिका का निर्माण करती है और एक दूसरे के जीव द्रव तंतु में जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बीजाणु जनन जो कोशिकाएं होती है यह परागधानी के अंतभाग होती है। यहाँ पर आप देखिए यह अंतभाग होती है और अंतभाग को भरती है। इसमें से जो कोशिकाएं होती है वो समान होती है। बीजाणु जनित कोशिकाएं विभाजित होकर द्विगुणित आपको मातृ कोशिका का निर्माण करती है और साथ ही यहाँ बता रहे कि एक दूसरे से जीव द्रव तंतु से जुड़े रहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये बीजाणु जनन ये आपका होता है और परागधान की। इसके बाद लघु बीजाणु के कुछ परागण है। तो इसमें आता है कि पराग का नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन इस तरह से आपको आता है। तो ये पराग का नर युग्मक की प्रथम कोशिका है। इसका निर्माण पराग कोश के अंदर ही होता है और यह परागण द्वारा जननांग तक पहुंचते हैं। प्रायः इनका आकार गोल होता है, लेकिन यह अंडाकार और त्रिकोणीय आकार का भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि होता है, लेकिन इस तरह से आपका अंडाकार होते हैं, आपको लिखना है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अंडाकार हो सकता है, आपको फिर तिकोना लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन आपको जो वहां से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सिंपल जो ये होता है जननांग तक जाते हैं तो आपको सिर्फ गोल ही लिखना है कि जो होता है ये परागण का नर युग्मक होता है। प्रथम कोशिका इसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है और ये परागण के द्वारा जननांग तक पहुंचते हैं। प्रायः का आकार जो होता है वो गोल होता है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये गोल होता है। अंडाकार भी कर सकते हैं, त्रिकोणाकार भी होता है, हो सकता है, ऐसा आपको होता है। नहीं होगा तो इसका नहीं लिखा जाएगा, लेकिन होता है, ऐसा आप लैब करके देख ही सकते हैं। लेकिन ये अंडाकार, ओवल और त्रिकोणीय आकार का भी हो सकते हैं। परागण की नर युग्मक की जो प्रथम कोशिका होती है, आप हमें परागण को दिखाएंगे तोड़ के और उसका दिखाएंगे किस तरह से उसका आकार आपको बदलता है। और दोनों की सब बदल जाएगा। इसमें गोलाकार भी करके दिखा देंगे आपको, अंडाकार भी हो सकता है और त्रिकोणा भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। परागण की जो परत होती है वो भित्ति से ढकी होती है। आपको यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना है कि परागण की जो होती है, ये जो भित्ति देखिए परागण को होते हैं, इसमें 2 परत वाली भित्ति से ढकी होती है। यहाँ पर सबसे मेन आपको पॉइंट एक है कि जो परागण होती है इसमें आपको भित्ति जो होती है वो परत से ढकी होती है, 2 परत से। उसको अंतःचोल बोलते हैं और बाह्यचोल बोलते हैं। इनएंटिन बोलते हैं और एक्जाइटिन बोलते हैं। तो अंतःचोल और बाह्यचोल होते हैं, इससे आपको होता है। तो अंतःचोल और बाह्यचोल में देखते हैं। तो जो अंतःचोल होते हैं वो आपको किस तरह से होता है, तो सिंपली आपको वहां पर आपको याद करना है कि अंतःचोल जो होती है वो आपको किस तरह से होती है। तो परागण की भित्ति का आंतरिक परत होती है। आपको सिंपल वहां पर याद रखना है कि अंतःचोल जो होती है यह परागण की भित्ति का आंतरिक परत होती है और यह सेलुलोज और पैक्टिन जो होता है, आपको सेलुलोज और पैक्टिन पढ़ाते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके पहले सेलुलोज और पैक्टिन के बारे में बताते हैं। तो परागण की भित्ति का आंतरिक जो परत होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसमें कुछ बीकर प्रोटान्स की भी होती है। इसमें जो होती हैं आपको बीकर्स और प्रोटान्स की भी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बीकर्स होती है, प्रोटान्स होती है, वो आपको किस तरह से होती है। यहाँ पर आपको साधारणतः ध्यान देना है कि जो इसमें प्रोटान्स होते हैं, प्रोटान्स को क्वेश्चन आता है कि प्रोटान्स जो हम लोग देखे थे वो कैनेक्स था, कैनेक्स वैज्ञानिक था, एरोजन था, 1971 में उसको देखा था और साधारणतः वो प्रयोग किया था कि ये पतली होती है। वो भी बताया था कि 1971 में आपको हेल्पस था, वो बताया था कि साधारणतः ये पतली होती है। जबकि जो लाइब्रेशियल था और आपको साइस्टोनियल था वो 1971 से देखा गया था, लेकिन उसको स्टोन के बारे में 1980 में जाना गया था। साथ ही उसके सदस्य जो था उसका चोल जो होता था काफी मोटी होती थी, ये तुलनात्मक में पाली होती थी। यानी 1971 में जो देखा गया था उसका जो था वो पतला था और 1980 में जो देखा गया था स्टोन तो उसका जो चोल था वो काफी मोटी होती थी, ऐसे देखा गया था। तो ये अंतःचोल होती है। और बाह्यचोल में जो होता है यह परागण की भित्ति की बाह्य परत होती है और ये अत्यधिक प्रतिरोध जैव रसायन जो स्पोरोपोलिन होती है उसके बनी होती है। तो बाह्यचोल जो होते हैं यह परागण भित्ति की बाह्य परत होती है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बाह्यचोल होती है, जाइन होती है, वो यह परागण भित्ति की बाह्य परत होती है और यह अत्यधिक प्रतिरोधी जैव रसायन
और जो स्पोरुलोपिनिन होता है, जो स्पोरुलिन होता है, तो उस तरीके से जो स्पोरोपोलिन होता है उसकी बनी होती है। प्रतिरोध में जैव रसायन आपको आता है और स्पोरुलिन आता है, इसकी बनी होती है। स्पोरुलिन जो होता है वो क्यूटिन और सुबेरिन की बनती है। जो आपको स्प्रोलिन बनती है वो ब्यूटिन की बनती है, जो क्यूरिन बोलते हैं, ब्यूटिन की बनती है और क्यूरिन ये आपका हम लोग बोलते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में क्यूटिन बोल सकते हैं, हिंदी में आप क्यूटिन लिख सकते हैं। क्यूटिन और सुबेरिन, जो सुबेरिन होता है इंग्लिश में भी सुबेरिन ही बोलते हैं, आपको क्यूटिन और सुबेरिन दोनों से बनी होती है। स्प्रोलिन सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। आपको ध्यान रखना है कि जो स्प्रोलिन होता है वो सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है और इसे उच्च ताप पर प्रबल अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ये आपको होता है इसमें क्षार और अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको अपघटित करने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम क्या नहीं होता है। और परागकण में माइक्रोस्पोजी जो होता है वो संरक्षित किया जाता है। ऐसे बहुत सारे थे, कीट परागण से आता है, बाह्यचोल स्थल से आता है, इसमें हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपको अंतःचोल और बाह्यचोल है, इसके पहले भी हमने चर्चा की थी। इसमें आपको जो बाह्यचोल अंतःचोल के बारे में बताए हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो पराग का उत्पाद होता है वो किस तरह होता है। पराग का जो बात है बीपो था, एक टैबलेट बना हुआ था, आपको इसके पहले हमने चर्चा की, तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो टैबलेट था वो किस तरह से आपका टैबलेट था। तो इसमें हम बीपुल के बारे में इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे बीपुल के बारे में, तो देखिए होता क्या इसमें, ये आपका जो होता है ये बैकुलेट लेयर से होता है। और बैकुलेट लेयर जो होता है ये मध्य की परत है और ये आपको जो होता है छरनुमा भी होते हैं। इसके संरचना जो बनी होती है ये आपको छरनुमा की तरह बनी होती है। बैकुला बोलते हैं, कालीमूला कहते हैं इसको हम बैकुला या कलमूला भी बोलते हैं। और जो टेक्टम होते हैं, तो टेक्टम जो होते हैं हम अभी बता देते हैं और इसके बाद जो होगा हम फिगर आपको बता देंगे। तो ये टेक्टम जो होते हैं ये सबसे जो बाह्य परत होती है, टेक्टम के बारे में आपको हम बता दें कि ये जो होती है टेक्टम ये बाह्य परत होती है ये। और बैकुलट के जो परत होती है इसके ऊपर छत जैसी होती है, जो आपको बताते हैं ऊपर सतह होती है ये छत जैसी होती है या चिकनी भी होती है। और जो आपका ये होता है जैसे हम लोग नहीं बोलते कि बैकुलट जो होते हैं वो होता है, तो बेक्टोक जो होता है रेक्टम, आप देखें रेक्टम की परत से होती है। और उसमें परागन की जो विधि होती है वो प्रारूप रूप से होता क्या है कि साधारण तौर पर बेक्टम को हम परागन की विशेषता में उसको रखते हैं, लेकिन परागन की जो वर्ग होती है वो वंश की जाति से आपको जाती है। यानी हम लोग जो परागन की बात आते हैं जो वर्ग देखते हैं उसके कुल से आपको आता है, वंश से आता है और जाति से आता है, उसे हम लोग पहचान करते हैं। तो ये टेक्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको अंतःचोल और बाह्यचोल भी होते हैं। तो आपको अंतःचोल के बारे में हम बताए हैं और बाह्यचोल के बारे में बताए हैं। तो इस तरह ये जो पराग उत्पाद बताए थे, पोलिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताए थे। तो पराग जो होते हैं वो भोज न्यूनता पूर्ति स्रोत की तरह होती है और न्यूनता पूर्ति स्रोत की तरह जो होती है वो परागन में बहुत से पोषक तत्व मौजूद रहता है। अब बताया कि परागकण में जो होते हैं वो बहुत से पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो क्या क्या चीज़ रहते थे, तो देखिए उसमें क्या होता है कि असंतृप्त वासा भी होते सम्मिलित होते हैं। परागकण में भोजन की न्यूनतम बताए थे तो उसमें होते हैं असंतृप्त वासा भी सम्मिलित होती है। और पश्चिमी देशों में आप देखे होंगे कि परागकण की दौड़ जो परागकण की होती है वो दौड़ लगाने के लिए, जैसे पश्चिमी आप देशों में उसका सुने होंगे या फिर आप देखिएगा तो पश्चिमी देशों में जो परागन की होती है प्रयोग जो होता है वो जो दौड़ लगाने वाला घोड़ा होता था ना, घोड़ा, उसे एथलीटो कार्य कुशलता बढ़ाने की दवाई का टिकिया के रूप में दिया था। टिकिया जो टैबलेट होता है उसको हम लोग टिकिया बोलते हैं, टैबलेट्स बोलते हैं। तो वो जो घोड़ा था पश्चिमी जो देशों में था तो उसमें घोड़ा को जब रेस लगाया था दौड़ के लिए, तो वो दौड़ लगाने के लिए घोड़ा को जो होता था एथलीटो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए होता है, तो उसको दवाई के रूप में टिकिया जो होता है टिकिए के रूप में देता और सिरप के भी सीरे बोलते हैं, सीरे के भी रूप में दिया जाता है। तो वो जो था दवाई के टिकिए के रूप में और सीरे के भी रूप में दिया जाता था। तो वो परागकण की जो था न्यूनतम पूर्ति स्रोत की कार्य करता था, यानी पोषक तत्व मौजूद होता था जिसमें असंतुलित वासा भी सम्मिलित होती थी और उसमें सम्मिलित तो होती थी, मौजूद पोषक तत्व बहुत सारे थे। तो आपका आएगा कि इसका जो पराग का उत्पाद था तो किस लिए किया जाता था, तो बताइएगा कि पश्चिमी देशों में जो घोड़े का रेस लगाया जाता था दौड़ लगाने के लिए, घोड़े के एथलीटों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या कहता है, और दवाई की जो टिकिया होती है, टैबलेट होते हैं और सिरप बोलते हैं इंग्लिश में लोग, तो वो दिया जाता था कि उसका जो घोड़े का जो रेस लगाया एथलीटों की कार्य कुशलता बढ़ेगा। तो इस तरह से उसको बनाया जाता था, उत्पाद किया जाता था, भोज्य पदार्थ के लिए वो होता था। और परागन बहुत न्यूनतम स्रोत से बनती थी। और परागन एक क्रीम बना था, आपको बताया था कि परागकण जो था एक क्रीम बना था, पोलिंग क्रीम था। तो वो जो क्रीम था परागकण की असंतृप्त वासा से होती थी, जो परागकण की था असंतृप्त वासा से अनस्टिड बना था। तो उसमें असंतृप्त वासा से बने थी जो इन्हें
सूर्य की पाराबैंगनी विकिरण को सुरक्षित रखती है। जैसे देखिएगा हम धूप में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ फोकस शरीर पर आता है, तो उसको वो किरण आपको कुछ ऐसे किरण निकलती है जो आपको हानि भी हो जाती है, कुछ किरण जैसे भी लाभदायक है। तो आज के बहुत सारे क्रीम में आता है जो बहुत सारे फेयर लवली या इस वगैरह सब अपने लगाते हैं लोग, तो उसमें सब इस तरह से आपको पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो परागन क्रीम था, परागकण के असंतृप्त वासा होती थी और उन्हें सूर्य की जो पाराबैंगनी विकिरण थी उसको सुरक्षित रखती थी। मतलब कि ये जो आपको परागकण क्रीम बनाया गया था तो सूर्य की पराबैंगनी जो विकिरण निकलती थी ना तो उसको सुरक्षित रखने के लिए इन्हें असंतृप्त वसाओं का परागकण क्रीम जैसे इंसुलिन और कस्मेटिक आदि त्वचा को मुलायम एवं सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता था। अब मान लीजिए कि उस क्रीम को प्रयोग करते हैं तो उसमें कस्मेटिक रूप से जो होता था त्वचा को मुलायम रखता था और सुरक्षित भी रखा था। तो वो आपका जो किरण निकलता था सूर्य के, वो पाराबैंगनी किरण हम लोग बोलते हैं उसको, तो पाराबैंगनी किरण को जो था आपका उस समय विकिरण को सुरक्षित रखने के लिए आपके चेहरे पर कुछ दाग ना आए या फिर आपका चेहरा सुरक्षित रहे या फिर सुरक्षित आपको किस तरह से रखना है, तो इस परागन क्रीम का प्रयोग पहले होता था। ये परागन क्रीम आपको इस तरह से प्रयोग किया जाता था। ये बना भी था आपको, तो इस तरह से आपको बना भी था। इसके पीछे हमने आपको बताते परागन की भी टिकिया जो था इसके बहुत एक्सप्लेन हमने किए थे। अब परागन की जीवन काल देख लेते हैं। जो बना था तो परागन के जीवन काल देख लेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। तो परागन के जो पोलन इसको वेबिलिटी बोलते हैं, तो परागन के जो जीवन काल होते हैं वो समय ये काल होता है जिसमें ये परागन कार्यरत रहता है। मतलब कि आपको सिंपल बताना है कि वो समय काल जिसमें परागन क्या रहता है तो कार्यरत रहता है, उसे परागन जीवन काल का है। तो अगर डिफिनीशन का अगर बात हम करते हैं तो परागन की जीवन काल क्या है, तो वह समय जिस काल में परागन कार्यरत रहता है उसे परागन जीवन काल कहा जाता है। यह तापमान, आर्द्रता एवं आनुवंशिक क्षमता, यह तापमान आर्द्रता जो था आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है। अनाज के परागन का जीवन काल अगर बात किया जाए तो केवल 30 मिनट तक रहता है। जितने अनाज आपको होता है तो उसका परागन काल के जीवन काल की अगर बात कर ली जाए तो 30 मिनट तक रहता है। जैसे आपको बताते हैं गेहूँ हो गया, चावल हो गया, अगर इस सब का हम बात करते हैं तो ये सब का जो जीवन काल होता है वो 30 मिनट तक ही रहता है। और रजक्सी हो गया, फवेसी हो गया, सोलनेक्सी हो गया, वंश सदस्य होते हैं, कई महीनों तक इसका जीवन काल होता है। और परागकण के कारण जो संरक्षण द्वारा होती है वो द्रवित नाइट्रोजन द्वारा, जो आपको निगेटिव 196 डिग्री होता है, जो माइनस में आपको 196 डिग्री सेल्सियस तापमान से संरक्षित किया जाता है। तो देखिए बनाने के लिए अलग अलग आपको प्रयोग किया जाता है। जब आप और बेहतरीन अध्ययन करना चाहते हैं, जब और इसके अंदर आपको अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको परागन के जीवन काल की पूरा हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको परागन जो पराग नली की पढ़ाई होती है उसमें आपको बताया जाएगा। इसका आपको लैब भी मिला जाता है। तो इसमें आपको लैब किस तरह से होता है ये हम आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। लेकिन बात करते हैं कि द्रवित जो नाइट्रोजन होते हैं वो -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको संरक्षित किया जाता है। इसलिए कि देखिए होता क्या है कि संरक्षित परागन जो होते हैं वो बैंक कहा जाता है। उसमें जो संरक्षित परागन जो होते हैं उसको हम लोग पराग बैंक भी बोलते हैं। पराग बैंक इसलिए बोलते हैं कि सारा एकत्रित वहीं पे होते हैं, पोलन बैंक एकत्रित होते हैं तो उसको पोलन बैंक बोलेंगे, तो पराग बैंक उसको बोलते हैं। जो फसल प्रजनन के लिए शुरू से किए गए बीज के समान कार्य करते हैं, तो उसमें इस तरह से उसका कार्य भी होता है। तो ये आपका बीपोलन है। बीपोलन जो टैबलेट बना था और आपको सीरप बना था, हम इसका आपको पिक्चर दिखाते हैं, देख लीजिए किस तरह से पिक्चर इसका है। तो ये आपका बीपोलन होता है और बीपोलन में जो होता है ऐसे आपको टिकिया पहले बनते थे और आपका बीपोलन का ऐसा सीरप बनता था। तो इस तरह से आपको परागन का उत्पाद होता था। समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद आपको आगे हम लोग चलते हैं।